students, welcome to lecture 26 of macroeconomics for your class 12th. इस पर्टिकुलर लेक्चर में we'll be focusing on qualitative instruments. लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. इन द वेरी लेक्चर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच का डिफरेंस. अभी we'll understand qualitative instruments of monetary policy. देखिए, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं या फिर हम इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं. राइट? वाई सिलेक्टिव? क्योंकि अनलाइक क्वांटिटेटिव हम जनरल मनी सप्लाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं rather than टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट. ठीक है. These tools are used to influence the distribution of credit across different sectors, ensuring that the funds flow into priority areas where curbing speculative or non-productive lending. कुछ मेन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स मेथड हम पढ़ेंगे. आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो सबसे पहले वी हैव क्रेडिट राशनिंग, then control through directives, consumer credit regulation, moral suasion and direct control. Let us start with regulation of consumer credit. देखिए, consumer credit regulation का मतलब होता है the set of rules and guidelines that are established by financial authorities और हमारे केस में central bank, that is RBI, to manage and oversee the credit given to consumers for purchasing goods and services mainly durable. कहने का मतलब है this is concerned with, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो when you need to buy houses, cars, है ना, big durable products, washing machine, ACs, right? These regulations help maintain a balance between making credit accessible to consumer and protecting them from excessive डेप्थ. एक तो पहलू इसका ये है. नेक्स्ट बात अब हम इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे. तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन काम कैसे करता है? हमने क्वांटिटेटिव में हर बार पढ़ा कि ये टूल फॉर एग्जांपल से CRR इन्फ्लेशन में कैसे हेल्प करता है और डिफ्लेशन में कैसे हेल्प करता है. तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के दो मेन कंपोनेंट्स है. पहला डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट क्या होती है? जब आप कार खरीदने जाते हो तो आपसे वो शोरूम वाला बोलता है कि सर आपको 20% की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी. राइट? अगर यानी वो कार 2 लाख की है तो आपको 20,000 वहां पे डाउन पेमेंट रख के आना पड़ेगा. दूसरा है मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स, यानी कितने हजार रुपए आपको इंस्टॉलमेंट्स में देने पड़ेंगे और कितने सालों तक देने पड़ेंगे. एक लिमिट होती है ना, 2 साल 3 साल में आपको वो लोन चुकाना है, या फिर लोन टेन्योर लिमिट्स, वही साल वाली बात, कितने साल में आपको लोन चुकाना है. अब आप दो केस सिनारियो समझिए. हमने कार का एग्जाम्पल लिया है तो हम उसी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं. सपोज इन्फ्लेशन का माहौल है, ठीक है, इकोनॉमी में खूब सारे पैसे हैं और RBI बॉस को कंट्रोल करना है क्रेडिट का जो फ्लो है, तो वो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के थ्रू, अपनी इस पावर के थ्रू, वो डाउन पेमेंट का रेट बढ़ा के रखेगा, 40% कर देगा. मतलब अब जब आपको कार लेने जाना है तो पहले आपको आपकी जेब में से, फॉर एग्जाम्पल इफ द कार इज कॉस्टिंग यू 1 लाख, तो आपको आपके जेब में से वहां पे 40,000 रुपए रख के आना पड़ेगा. दूसरा, आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 15,000 रुपए की, फॉर से मैथ्स में नहीं घुस रहे हैं, से 1 साल की बंधेगी. राइट? तो अब ऐसे सिचुएशन में भाई जो अपर मिडिल क्लास होगा, जिसके पास पैसे ठीक ठाक होंगे, वही इन्वॉल्व होगा लोन लेने में. राइट? तो ऐसे सिचुएशन में दूसरे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो अपना हाथ खींच लेंगे और इस तरीके से मनी सप्लाई क्रेडिट मार्केट में कम हो जाएगा और RBI जो चाहता था वो पॉसिबल हो जाएगा. सेकेंड केस सिनेरियो समझते हैं जहां पे डिफ्लेशन की सिचुएशन है, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है. रिसेशन में जाने का मतलब इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा है.
देखो, इकोनॉमी एक साइकिल के थ्रू रन करती है, लाइक दिस, ठीक है। तो जब नीचे जा रहे होते हैं, नीचे जाने का क्या मतलब है, इकोनॉमी के बिग नंबर्स गिरते हुए दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी। तो अगर इकोनॉमी में आपका रिसेशन हो रहा है, तो आरबीआई सोचेगा ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रेडिट ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं कुछ। तो वो इंसेंटिव देने के लिए क्या बोलेगा कि ठीक है, आप डाउन पेमेंट 40% से कम करके 10% कर लो। मतलब अगर आपको अब सेम कार खरीदनी है, राइट, तो अब आपको सिर्फ 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अर्लियर यू हैड टू पे 40,000, नाउ यू हैव टू पे 10,000। तो अब जो लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे तबके के लोग होंगे, वो सब पैसे इकट्ठा करके कार लेने आ जाएंगे। और यहाँ पे बोला जाएगा कि ठीक है, आप 1,500 रुपए की इंस्टॉलमेंट दो। तो अब ये पॉकेट पे हैवी कम लग रहा है। बस यही होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। ऑल्सो डू यू नो, इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डियर मनी। तो अगर हम इन्फ्लेशन के लिए पॉलिसीज बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, या फिर टाइट मनी। और डिफ्लेशन को हम चीप मनी बोलते हैं, एंड हम उसको इजी मनी बोलते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अरे ये दो दो बार लिख गया, कट इट। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम लोन टू वैल्यू रेशियो भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ये लोन टू वैल्यू रेशियो लिख के भी दिया होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दीज सिक्योरिटीज इज नोन एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर बनवाना है, ठीक है। घर बनवाने के लिए आपको लोन चाहिए। आप गए किसी कॉमर्शियल बैंक के पास, राइट, आपने उसको अपना घर गिरवी रखने को बोला, ऑलराइट। मतलब आपने वो घर जो है एज अ सिक्योरिटी जमा की। यू आर गोइंग टू गेट लोन अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी क्या है, घर। अब मान लो घर आपका 1 करोड़ रुपए का था, बट लोन टू वैल्यू रेशियो 70% है, ठीक है। इसका मतलब है आप 1 करोड़ का घर गिरवी रखोगे तो उसके सामने सिर्फ आपको 70 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब यही चीज आरबीआई यूज करता है टू टू हेल्प विद प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख के सिक्योरिटी के सामने कितना लोन है। तो अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है, रिसेशन की सिचुएशन है, तो पॉलिसी मेकर्स क्या चाहेंगे कि पैसे ज्यादा हों, ताकि डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, राइट, और अगेन साइकिल में मनी बढ़ जाए। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपको डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्लियर करना है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अगर आपको यहाँ डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्लियर करना है तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है, आपका जो 1 करोड़ का घर था जो आप सिक्योरिटी के रूप में जमा कर रहे हो, उसके सामने आरबीआई ने सेट कर दिया कि अब आपको 90% लोन मिल जाएगा इस सिक्योरिटी के सामने। यानी 1 करोड़ आप जब जमा, मतलब 1 करोड़ की सिक्योरिटी जमा करोगे तो आपको 90 लाख रुपए मिलेंगे। इससे इंफ्यूज हो जाएगी मनी आपके इकोनॉमी में। दूसरा, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होगा, सेम घर है 1 करोड़ का, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। तो आरबीआई बोलेगा नहीं नहीं, अब एक काम करो, अब इनका लोन टू वैल्यू रेशियो कर दो 60%। यानी 1 करोड़ के घर को जब आप सिक्योरिटी पे रखोगे तो आपको सिर्फ 60 लाख रुपए मिलेंगे। तो इकोनॉमी में मनी कम इन्फ्यूज होगा, राइट। इट वॉज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन। परसुएशन वर्ड सुना है ना, हम कहते हैं ही इज वेरी परसुएसिव। तो ये वही सेशन है। इसका मतलब होता है सलाह देना, यानी सामने वाले को या फिर सामने वाले को मनाने का ट्राई करना।
और मॉरल वी ऑल नो उसका मतलब होता है नैतिक। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं नैतिक दबाव डालता है आरबीआई बॉस ऑन कॉमर्शियल बैंक्स। तो मॉरल सुएशन एक स्ट्रैटेजी होती है दैट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस और परसुएड commercial banks and financial institutions to act in a way that supports economic stability without enforcing strict rules or regulation. So we all understand the difference between request करना और उनको एनफोर्स करना, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के तहत उनको बांधना, राइट? यही डिफरेंस होगा व्हेन वील रीड अबाउट डायरेक्ट एक्शन। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉज or mandatory requirements, central bank relies on what strategies? रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, पब्लिक स्टेटमेंट्स देना, एनकरेज करना उनके, ताकि वो डिजायर्ड एक्शंस जो हैं आरबीआई के उनको फुलफिल करे। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा दैट आरबीआई गवर्नर इज नजिंग बैंक्स टू कट रेट्स, राइट? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में है तो बोलेंगे ठीक है आप एग्रीकल्चर को भी लोन दीजिए। कॉमर्शियल बैंक्स का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अक्सर वो कोशिश करते हैं उन्हीं सेक्टर्स को लोन देना जहां से उनका रिटर्न एकदम बंधा हुआ हो। ठीक है, एग्रीकल्चर थोड़ा सा दिस इन दैट इंडस्ट्री है, बहुत बार नफा नुकसान होता है, राइट? तो ये जो नजिंग है दैट इज इन मॉरल सुएशन। ये आप किसके किसके थ्रू कर सकते हैं? कोई आप पब्लिक स्टेटमेंट दे सकते हो, इनफॉर्मल मीटिंग्स रख सकते हो, फॉर्मल मीटिंग्स रख सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आरबीआई के गवर्नर बता सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक को ये करना चाहिए। ये एक तरीके से आप समझ लो जब हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक समझी थी, शुड, ऑट, ये वो वाला है, शुड, ऑट। ठीक है, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, उन्हें उन्हें परसुएड करते हैं कि आपको इस तरह की चीजें करनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। अब ये कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस लेंडिंग टू नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, थोड़ा लेंडिंग अपनी टाइटन कर दें। और उनको वो परसुएट कर सकते हैं टू फोकस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ऑल्सो दे कैन कंट्रोल स्पेक्यूलेटिव लोन्स। स्पेक्यूलेटिव लोन्स क्या होते हैं? जैसे हाई रिस्क असेट्स को खरीदने के लिए जो लोन्स लिए जाते हैं, वैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करना सजेस्ट कर सकता है आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक। लास्ट वी हैव डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन इज अ टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, टू टेक स्पेसिफिक एंड एनफोर्सिएबल मेजर्स अगेंस्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन when they do not follow established guidelines or act against economic stability। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये लास्ट में आता है। You all have heard about this saying, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जब भूत उतारना होता है तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शंस यूज करता है। इसमें वो पेनाल्टी, इंटरेस्ट लगा सकता है, इसमें वो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देने से मना कर सकता है, राइट? ऐसे टाइप की चीजें होती हैं। सो अनलाइक मॉरल सुएशन विच रिलाइज ऑन परसुएशन, परसुएट करना किसी को, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, टैंजिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिनके, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लीगली बाइंडिंग एक्शंस कि अब नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। देयर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें आरबीआई को पावर दी गई है टू इम्पोज पेनाल्टी ऑन कमर्शियल बैंक अगर वो बात नहीं सुनते हैं। तो बच्चे जैसे बिगड़ जाते हैं ना, तो माँ बाप समझाते हैं कि नहीं, बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया, परसुएट करने की कोशिश की, फिर लास्ट में डंडा निकलता है ना, तो ये डायरेक्ट एक्शन वही वाला डंडा है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई ने एक कमर्शियल बैंक को बोला कि आपको सीआरआर मेंटेन करना है, ठीक है, विच इज 4%, और बैंक टाल मटोल कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है डिस्पाइट वार्निंग वो रेशियो मेंटेन करने के लिए, तो इस केस में आरबीआई डायरेक्ट एक्शन
ले सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट एक्शन छोटी बातों पे नहीं लिया जाता है, पहले प्यार से बैठा के समझाते हैं, नहीं होता है, फिर लास्ट में दे हैव टू थिंक अबाउट डायरेक्ट कंट्रोल। अनदर थिंग वाज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब है कि बैंक अपने व्यूज डिफरेंट मॉनेटरी बैंकिंग पॉलिसीज, इसमें आरबीआई अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं विद फैक्ट्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक यूजेस दिस मेथड बोथ फॉर इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। तो बेसिकली हमारे पास यानी आरबीआई के पास, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आरबीआई के पास बहुत ज्यादा वैरायटी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं to regulate and control bank credit. Now let us understand the difference between central bank and your commercial bank. तो by now you know it, but काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो you can take screenshot of these tables, जो भी आपको important points लगे वो याद रखना। तो प्राइमरी रोल सेंट्रल बैंक का क्या होता है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, एंड रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम होता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रॉफिट पर्पसेस। सेंट्रल बैंक का कोई प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होता है। सेंट्रल बैंक जनरली गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स प्राइवेटली या फिर गवर्नमेंट दोनों ही तरीके से ओन्ड हो सकते हैं। मेन फंक्शन देखो सेंट्रल बैंक का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल्सो इट हैज मोनोपोली पावर ऑफ प्रिंटिंग मनी। कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट लेना और लोन प्रोवाइड करना टू हुएवर पीपल हु कम्स फॉर द लोन। सेंट्रल बैंक के कस्टमर्स क्या होते हैं, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, ऑल द PSUs, एवरीवन। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक इंडिविजुअल बिजनेसेस इंस्टीट्यूशंस इनके बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी अथॉरिटी होती है और कॉमर्शियल बैंक के पास मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं होती है। व्हाइल कमिंग फॉर मनी सप्लाई, वी ऑल नो कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई कर सकता है, बाय प्रिंटिंग करेंसी, और मैनेजिंग द सेम, मनी सप्लाई को मैनेज भी कर सकता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हमने पढ़े। कॉमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई की सिर्फ एक पावर होती है, दैट इज थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट, ये कोई प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करते, इनका उद्देश्य होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये प्रॉफिट मोटिव से ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ करेंसी, ये इनके पास सोल अथॉरिटी होती है टू इशू आवर करेंसी, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, राइट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यस सेंट्रल बैंक होता है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। नाउ कॉमर्शियल बैंक बोरो कर सकता है सेंट्रल बैंक से इन टाइम्स ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, इसीलिए हम सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, राइट। सेंट्रल बैंक सेट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल रेपो रेट एंड बैंक रेट, इन्हीं रेट्स के बेसिस पे दूसरे रेट्स निर्धारित किए जाते हैं। सो रेपो रेट यू कैन से इट इज द बॉस रेट। ये गाइडलाइन फॉलो करता है सेंट्रल बैंक की। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है, बट हमारे यहाँ और यूके में यही सिस्टम चलता है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, यस सेंट्रल बैंक मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई होता नहीं है, ऑल्दो इट डज डील्स with foreign exchange transaction for clients but under the guidelines of सेंट्रल बैंक, खुद से अपने मन से ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है। डिपॉजिट सर्विसेज ये नहीं देता है क्योंकि नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट सर्विसेज दे सकता है, और जो भी रेशियोज और रेट्स मेंटेन करने होते हैं कॉमर्शियल बैंक को विद इन आरबीआई वो देखता है। ये तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसी के लिए बने हैं। क्रेडिट क्रिएशन, ये क्रेडिट क्रिएशन करने में कुछ एंगेजमेंट इसका नहीं है, बट अगेन ये कंट्रोल कर सकता है, ये क्रेडिट क्रिएशन को हैम्पर कर सकता है।
इनका तो भाई काम है क्रेडिट क्रिएशन, आफ्टर टेकिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट से ही क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ये भाई पॉलिसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन होता है सेंट्रल बैंक। ये किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, डिफ्लेशन कंट्रोल करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर करें, ये सारा सरदर्द सेंट्रल बैंक का होता है। और कॉमर्शियल बैंक मस्त अपना फोकस करता है नोट छापने पे। ये इनको सिर्फ सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको ऑपरेशन में लाना होता है। ऑलराइट, so with this we have come to an end of this um, particular chapter of yours which was money and banking। अभी मैं सिर्फ लेक्चर्स ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी जहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और जो पीवाई क्यूज आए हुए हैं। ऑलराइट, so subscribe to this channel and please share it with your friends if you found this useful।